मॉनसून की अगस्त क्रांति जो आई है, क्या हाल है। सबसे पहले चलिए पंचकुला की तस्वीर देखिए। पंचकुला में देखिए तेज धार में पूरा का पूरा पुल बह गया। पिथौरागढ़ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। पिथौरागढ़ में देखिए लैंडस्लाइड से पुल टूट गया है। अब ऋषिकेश लिए चलता हूं। ऋषिकेश की तस्वीर देखिए जरा। ऋषिकेश में गंगा का रौद्र रूप आप देख रहे हैं। श्रद्धालुओं से निवेदन है, ज्यादा आगे ना जाएं। डूबने का बहने का खतरा है, पीछे हो जाओ थोड़ा। आइए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊं कि लगातार बारिश के बाद लगभग आधा उत्तर भारत कहिए या उत्तर भारत के बड़े शहर कहिए, देखिए हालात। पंचकुला की एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अंडरपास देखिए पानी से पूरी तरह से लबालब है और गाड़ी फंस गई है। अब उड़ीसा लिए चलूं। उड़ीसा की तस्वीर देखिए जरा। 5 दिन से पेड़ के सहारे जिंदा है युवक, 5 दिन से फंसा हुआ है यहां पर। और शख्स है, इस शख्स को लोगों ने मरा हुआ मान लिया था। लोग मान रहे थे ये नहीं बचा, इसकी जान चली गई, लेकिन पेड़ के सहारे 5 दिन से जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहा था। आइए अब आपको आसाम लिए चलता हूं। आसाम में लगातार बारिश से हाल बेहाल है। ये आप देख रहे हैं नाव के जरिए, बोट के जरिए स्कूल जाने को मजबूर हैं बच्चे। और आइए अब आपको बताऊं कि यूपी के अलग अलग शहरों के हाल क्या हैं। सबसे पहले देखिए जरा कि प्रयागराज के हालात क्या हैं। यूपी के प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन बारिश हुई, जिसमें कई लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। इससे घरों में बेड, सोफा और दूसरे सामान डूब गए। जॉर्ज टाउन, टैगोर टाउन और अल्लाहपुर में हालात खराब हैं। रामबाग रेलवे स्टेशन के 3 ट्रैक पानी में डूब गए। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 की पटरियां पानी में डूब चुकी हैं, क्योंकि लगातार बारिश के बाद बांध से पानी छोड़ा गया, जिससे पिछले 24 घंटे में गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ा है। एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित घरों से लोगों को निकाल रही। प्रयागराज में लगातार दूसरे दिन सभी स्कूल बंद करने पड़े। गोंडा, कौशाम्बी, गाजीपुर और भदोई में 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी है, जबकि जौनपुर, सोनभद्र और मिर्जापुर में 8वीं तक के स्कूल बंद हैं। अब वाराणसी, प्रयागराज ही नहीं, वाराणसी में भी गंगा का रौद्र रूप नजर आ रहा है। बाढ़ की वजह से काशी के घाट भी गंगा के पानी में डूब चुके हैं। इससे घाटों पर होने वाले अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहे हैं। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट के शवदा स्थल जलमग्न है। घाटों के किनारे बने 100 से ज्यादा मंदिरों में पानी घुस गया है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती अब छत पर हो रही है। नमो घाट की सीढ़ियां गंगा के पानी में डूब गई। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं और दीपक हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी पूरी तरीके से उफान पर आ गई। आप देखिए कि अब जो है धीरे धीरे दोनों नदियों का जो वाटर लेवल है वो बढ़ना तेजी से शुरू हो गया है। महज 4 मीटर की दूरी रह गई है खतरे के निशान से। आप देखिए कि जो लोग हैं यमुना और गंगा नदी के पास अपना सामान जो है समेट कर जो है संगम के पास से दूसरी ओर जा रहे हैं अपने गंतव्य के लिए। यहाँ पर आए दिन जब भी बारिश होती है करीबन 2.5 फीट 3 फीट पानी यहाँ पर डंप हो जाता है। अगर ज्यादा 3 घंटा अगर बारिश हो गई तो कम से कम 6 से 7 फीट पानी यहाँ पर
रहता है, हजारों घर प्रभावित होते हैं इससे। बारिश की वजह से दिक्कतें हो रही है, पानी निकल नहीं रहा है और सामान वामान लाने की बड़ी दिक्कतें होती है। स्थिति यहाँ की बहुत खराब हो चुकी है, आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, उठने से ऊपर पानी है, चलने फिरने में बहुत। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक दिलचस्प खबर जिसे पूरे देश को देखने की जरूरत है। खबर यह है कि सेवा नहीं तो फिर संपत्ति से बेदखली होगी। पिछले दिनों कुछ तस्वीरें आई जिसने बहुत विचलित किया और मां बाप और बच्चों के रिश्ते को तार तार किया। एक तस्वीर यह देखिए आई थी पिछले दिनों, पिता की लाश से ही बेटा अंगूठा लगवा रहा था क्योंकि संपत्ति चाहिए थी। उसी तरह एक और तस्वीर आई, वो तस्वीर में दिखा कि अंतिम संस्कार हो रहा था और बेटियां वीडियो कॉल के जरिए ही मुखाग्नि दे रही थी और अंतिम संस्कार करवा रही थी। या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी, मुझे वीडियो भी भेज ठीक है। अब देखिए कोर्ट से एक बड़ा ऑर्डर आया है इस मामले में कि बच्चों को मां बाप अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, यह अधिकार दिया है कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति से बेदखली पर बड़ा फैसला सुनाया। माता पिता बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बढ़ती उम्र का मतलब अपमान असुरक्षा नहीं है। बुजुर्ग माता पिता को सम्मान और सुरक्षा के साथ रहने का अधिकार है। अगर बेटे या बहू का घर में रहना बुजुर्ग के भरण पोषण में बाधा बन रहा है तो माता पिता अपने बच्चों को घर से बेदखल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इस मामले में मामला लखनऊ के रविकांत गुप्ता से जुड़ा है। उन्होंने बेटे को मकान से बेदखल करने का आवेदन दिया था। 2022 में जिला मजिस्ट्रेट के सामने यह आवेदन दिया गया। यह मकान पिता की खुद की खरीदी हुई संपत्ति थी। बुजुर्ग मां को घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। एसडीएम कोर्ट ने बेटे को मकान से निकालने का आदेश दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने भी बेटे बहू को मकान खाली करने का आदेश दिया। इसके खिलाफ बेटे ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग माता पिता के पक्ष में फैसला सुनाया और माता पिता को अधिकार दिया कि वो बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं अगर चाहें। अब आपको बताऊं बड़ी चीज ये कि कानून नियम क्या कहते हैं इस मामले में कि वरिष्ठ नागरिक बेसहारा नहीं है, उनके पास भी पूरे अधिकार हैं। कानून यह कहता है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास कानून है। इसमें यह कहता है, इसे मूव कीजिए आगे, 60 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण और सुरक्षा के लिए कानूनी व्यवस्था की गई। उनकी भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अधिकार मिले हैं। 2007 के कानून की धारा 7 के तहत मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल बनाए गए। धारा 8 के तहत उन्हें कुछ मामलों में सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां हासिल हैं। जरूरत पड़ने पर ट्रिब्यूनल बेदखली का आदेश दे सकता है और इसका मकसद वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। किसी वरिष्ठ नागरिक को कहीं भी बेसहारा छोड़ देना एक अपराध है। यदि कोई संतान संपत्ति लेकर भी माता पिता की देखभाल नहीं करता है तो संपत्ति का ट्रांसफर रद्द या शून्य माना जा सकता है। सुनिए क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील। एक्ट तो है 2007 से, मगर इसमें से क्लैरिफिकेशन वगैरह देखे, ये पेरेंट हो जो बेटा बेटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ने वालों को बहुत सजा है जजमेंट। ये जजमेंट ने पूरा नागरिक समाज में वो बहुत बड़ा मैसेज हो गया। अखिलेश के करीबी आजम खान के ठिकानों पर रेड हो रही थी। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर ईडी रेड कर रही थी। ये जौहर यूनिवर्सिटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची है। आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अब देखिए आखिर ईडी ने छापेमारी क्यों की है, यह आपको बताऊं। सपा नेता आजम खान पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और आजम से जुड़े 10 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई।
यह कार्रवाई पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई है और एक्शन जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट मामले में हुआ। वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी और संदिग्ध फंडिंग के आरोप है। जौहर यूनिवर्सिटी में सुबह 7 बजे छापेमारी हुई। 15 अफसरों की टीम 6 गाड़ियों में जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची। यूनिवर्सिटी के बाहर 100 से ज्यादा पुलिस वाले मौजूद। आजम खान के आवास पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी। ईडी की टीम ने जौहर यूनिवर्सिटी के दफ्तर में भी दबिश डाली। एक निजी कंपनी और उसके डायरेक्टर पर भी छापेमारी हुई। यह सब रामपुर में हुआ। अब देखिए सहारनपुर में क्या हुआ। आजम के करीबियों पर ईडी से सुबह से ईडी कार्रवाई कर रही। जौहर ट्रस्ट से जुड़े सीए दीपक गुप्ता पर शिकंजा कसा गया। आजम के करीबी दीपक गुप्ता के घर छापे मारे गए। लखनऊ नंबर की गाड़ियों से ईडी की टीम यहां आई थी और कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल साक्ष्य जमा कर रही है। कुछ ठेकेदारों और ट्रस्ट के बीच भी लेन देन की जानकारी मिली। दिल्ली में देखिए क्या हुआ। जौहर एसोसिएट के पार्टनर के घर रेड हुई। ईडी ने जामिया नगर के जसोला इलाके में कार्रवाई की। सुबह भारी पुलिस बल के साथ ईडी की टीम पहुंची। ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी के लेन देन से जुड़े साक्ष्य जमा किए ईडी ने। अब देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सपा नेता अबू आजमी और दयाशंकर सिंह। मैं समझता हूँ कि आजम साहब को इतना ज़्यादा परेशान करना मतलब ये तो लगता है कि बदले की भावना है। सरकार पावर में है, इसका मतलब नहीं कि किसी अपने अपोजिशन के लोगों के साथ इस तरह से ओके अब ईडी की कार्रवाई इतने दिन तक जेल में पड़े रहे। अब वो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाया है, अब उसमें यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ेंगे, एजुकेट होंगे, देश तरक्की करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि लगातार एक आदमी के पीछे लगा देना इस तरह से, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल से गैर वाजिब है, बिल्कुल गलत चीज़ है ये। कहीं ईडी ने कोई गड़बड़ी पाया होगा, कहीं उस तरह के इसी कारण जो है छापा पड़ा होगा। ये तो सब जो है ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपना समय समय पर देखती रहती है। कहीं से कुछ ऐसा इसमें मिला होगा जिसके आधार पर छापा पड़ा। यूनिवर्सिटी में आकर के और इस तरह से ईडी की रेड डालना, और आप देख सकते होंगे माहौल पूरा पुलिस से घेरा हुआ है। ये एक शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती है, यहाँ से बच्चों का भविष्य तय होता है। और यहाँ पे आकर इस तरीके का पस मंजर तैयार करना, इसका मतलब पूरी तरीके से आप भयभीत करना चाहते हैं। अब देखिए 27 में चुनाव है। समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है और इसे 27 चुनाव से जोड़कर देख रही है कि एक्शन तेज हो गया है। और बीजेपी और योगी सरकार कह रही है ये तो ईडी की कार्रवाई है। अखिलेश यादव ने कहा शिक्षा, शिक्षक और स्कूल बंद करने वाले भाजपाई और उनके संगी साथी यूनिवर्सिटी बनाने वालों के खिलाफ ईडी की छापेमारी कर रहे हैं ताकि समर्थकों को संतुष्ट कर पाएं। उन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है जो आपराधिक कांडों में है। ओपी राजभर कह रहे हैं इसके लिए अखिलेश यादव जी और सपा के नेता जिम्मेदार हैं जो नहीं चाहते कि आजम खान जिंदा रहे। ये रात में योगी से मिलते हैं, वो बताते हैं कि क्या क्या किया गया है और जांच कराने के लिए कहते हैं। इस घटना के लिए अखिलेश यादव जी और सपा के नेता ही जिम्मेदार हैं। समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने कहा इस तरह की छापेमारी पहले भी हो चुकी है और कुछ नहीं मिला, इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा। आजम फिर बेदाग साबित होंगे। जौहर यूनिवर्सिटी पर छापेमारी राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। इमरान मसूद कह रहे हैं आजम खान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया, फिर भी वो बाज नहीं आ रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दानिश अहमद अंसारी यूपी मंत्री हैं, वो कह रहे हैं अगर बबूल का पेड़ बोगे तो मीठे फल नहीं मिलेंगे। यूनिवर्सिटी के जरिए निजी हितों को पूरा करने का एजेंडा था, जनता की मेहनत की कमाई को लूटा, सरकारी जमीन लूटी गई है। सुनिए आजम खान पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। लोग आए हुए हैं, पता नहीं ईडी के हैं, सीडी के हैं, बीडी के हैं, काय के हैं। ये यूनिवर्सिटी को घेर रखा है, गेट बंद है, आप देख रहे हो सब गेट बंद है, किसी को जाने नहीं दे रहा है। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन टीम आती है और कोई इंक्वायरी करना चाहती है, मालूम करना चाहती है, तो ये क्या तरीका है कि इतने बड़े कैंपस को बंद कर दिया गया है। राजनीतिक द्वेष के अंदर एक व्यक्ति को आपने बिल्कुल बर्बाद कर दिया और अब शिक्षा के मंदिर को आप तबाह करने पर उतारू हैं, मदरसों पर आप बुलडोजर चला रहे हैं। पढ़ाई की बात होनी चाहिए। ये तो यही जो नफरत का खेल है, ये नफरत बेहतर नहीं है, समाज के लिए अच्छी चीज है। ये सरकार में थे तो आपने नक्शा पास क्यों नहीं करा दिया? आपने धन दिया, सरकारी जमीन पर अगर आप भवन बना रहे हैं, विद्यालय का भवन बना रहे हैं, तो आपको सरकारी जमीन को हस्तांतरण करके विद्यालय के नाम कर देना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने इस नाते नहीं किया कि आगे सरकार, इनको घमंड था कि सरकार आगे आएगी तो आजम खान जी ज्यादा बोलेंगे तो वही हम उभारेंगे। मंत्री भी बनाने की बात, अरे वो सरकार में थे तब नहीं बनाए,
अब गृह मंत्री नहीं शिवपाल जी और अखिलेश जी, अब मुख्यमंत्री की बात करो मुसलमान की। देखिए, जब आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आपको मीठे फल नहीं मिलेंगे। ये पूरे प्रकरण में इसे कहावत की याद आती है। जो जौहर विश्वविद्यालय बना के शिक्षा को आगे बढ़ाने की दुहाई समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं, दरअसल उस जौहर विश्वविद्यालय को बनाने के पीछे भ्रष्टाचार की क्या नई नई कहानियां लिखी गई, उन्हीं कहानियों की परतें अब खुल गई। आज जमीनी हकीकतें क्या है वो सबको मालूम है। क्या वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्या एमएलए हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो वो तो जब दोष मुक्त हो जाएंगे उसके बाद इंशाल्लाह वो मंत्री भी बनेंगे और एमएलए भी बनेंगे, एमपी भी बनेंगे। तो एक तरफ आजम के ठिकानों पर रेड हो रही थी, तो दूसरी तरफ यूपी में पुलिस पर भी एक्शन हो रहा था। वो पुलिस वाले जो रिश्वतखोर हैं, ये आप देख रहे हैं चार पुलिस वाले, जिसमें कांस्टेबल गौरव, यशवंत सिंह सब इंस्पेक्टर, सोहनलाल कांस्टेबल और पवन त्रिपाठी कांस्टेबल। अब सोचिए, ये सब रिश्वत ले रहे थे, रिश्वत का माल लेने के लिए निकले थे। 800 किलोमीटर दूर गए और 800 किलोमीटर दूर गए, पैसा लिया लेकिन धर लिए गए। ये देखिए, पैसा समेत धरे गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए जरा, वो चारों पकड़े गए पुलिस वाले। इसमें दरोगा बाबू भी हैं और कांस्टेबल साहब भी हैं। और देखिए बोनट पर कैसे गड्डियां सजी हुई हैं और उसके बाद गड्डियों की गिनाई हो रही है। रिश्वत का माल है, ये सब बरामद किया है एंटी करप्शन ने। अब देखिए जरा, अब इन सब की गिरफ्तारी हो गई है और लाइन से इनको बिठाया गया। 4 पुलिस कर्मियों को दबोचा है एसीबी ने। यूपी में ये एक्शन हो रहा है। मकसद है कि पुलिस वालों में डर और खौफ रहे। रिश्वत लेने से पहले 1000 बार सोचें कि यूपी में रिश्वत ली तो फिर ऐसे ही धरे जाएंगे। देखिए, पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार की यह कहानी काफी दिलचस्प है। 4 पुलिस वालों की तैनाती यूपी में अयोध्या के साइबर सेल में थी, लेकिन वो चारों घूस लेने सोचिए अयोध्या से 8 किलोमीटर दूर पहुंच गए। दरअसल राजस्थान के सीकर के युवक के खिलाफ केस था। मामला साइबर ठगी का था और अयोध्या में दर्ज किया गया था। केस से युवक का नाम हटाने के लिए पुलिस वालों ने 8 लाख रुपए मांगे। उन पुलिस वालों ने सीकर के युवक से 4 लाख रुपए वसूल भी लिए थे। बची रकम के लिए युवक ने पुलिसकर्मियों को सीकर बुलाया। इस बीच उस युवक ने एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत कर दी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने रिश्वत की मांग को वेरीफाई किया। वेरिफिकेशन के दौरान कांस्टेबल गौरव ने युवक से 4 लाख रुपए मांगे। बातचीत के बाद रिश्वत का सौदा 2,80,000 रुपए पर तय हुआ। सोचिए, वहां भी बार्गेनिंग हो रही थी। दरोगा यशवंत सिंह 3 सिपाहियों को लेकर राजस्थान पहुंच गए। मंगलवार दोपहर पुलिस वालों ने घूस वसूली और अयोध्या लौटे। पीड़ित ने एसीबी को सूचना दे दी। पुलिस वाले सीकर से निकल गए और इसके बाद एसीबी ने सीकर बीकानेर हाईवे पर पुलिस वालों को रोका। इस दौरान आरोपियों ने कार से एसीबी की टीम की गाड़ी को ही टक्कर मार दी और भागने की कोशिश की, लेकिन एसीबी टीम ने चारों को पकड़ लिया। दरोगा समेत चारों आरोपी पुलिस वाले राजस्थान एसीबी की गिरफ्त में हैं। उधर अयोध्या एसएसपी ने चारों को सस्पेंड कर दिया है और जांच के आदेश दे दिए हैं।